So, hello students, a very good evening to all of you and welcome back on our official YouTube channel Success Tree. तो सबसे पहले मुझे ये बता दीजिए, am I audible to you? वॉइस प्रॉपरली आ रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जल्दी से एक बार मुझे बता दीजिए, फिर आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिलॉजिज्म. ठीक है, ठीक है फातिमा जी, आदाब, गुड इवनिंग. जल्दी से बाकियों के साथ भी लिंक शेयर कर दीजिए. ठीक है, बाकियों के साथ भी लिंक शेयर कर दीजिए. और मैं आपको पहले ही कन्वे कर दूं, कल भी हमारी क्लास होगी. ठीक है, वैसे तो लास्ट वीक तक देखिए ऑल्टरनेट डे पे थी. बस ठीक है फातिमा जी, बहुत बढ़िया. ऑल्टरनेट डे पे थी बट हमारी कल भी क्लास होगी. ओके, चलिए, क्योंकि कल नहीं हुई ना, क्योंकि ऑल्टरनेट डे पे तो कल होनी चाहिए, तो कल नहीं हुई. ठीक है, तो कल होगी क्लास. जी जी नितिन जी, टेंशन मत लीजिए. ठीक है, उसी से शुरू होगा क्योंकि फर्स्ट टाइम पे ही जब ये हमने स्टार्ट किया था या सोचा था कि आपको फ्री में ही IBPS क्लर्क का कोर्स जो है प्रोवाइड करने वाले हैं, तो ये सभी के लिए बेनिफिशियल रहेगा. अगर जिसने कोचिंग नहीं भी ले रखी है ना कहीं से, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझाया जाएगा. ठीक है, तो आप उसकी टेंशन मत लीजिए. चलिए, तो शुरू करें, फिर शुरू करते हैं. तो अगर तो सबसे पहले तो वही बात है, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए. बेल आइकन गाइस, मैं बार बार बोलता हूँ, प्रेस करना मत भूलिएगा क्योंकि हमारे रेगुलर लेवल पे जो है सेशंस आ रहे हैं यूट्यूब के ऊपर. लाइव सेशंस आ रहे हैं IBPS क्लर्क 2020 को लेके. तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली मिल सके तो उसके लिए बेल आइकन प्रेस ज़रूर करना. ठीक है, और लगे कि आपके लिए सेशंस जो हैं काफ़ी हेल्पफुल है तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा. ठीक है, चलिए, तो ये इस वीक की टाइमिंग्स हैं जैसे कि आपको बाकी टीचर्स ने भी बता दिया होगा. ठीक है, तो हमारी जो मॉर्निंग में है टाइमिंग 8 to 9 o'clock वो इंग्लिश और जीके की चलेगी. ठीक है, उसके बाद 12 बजे क्वांट्स की क्लास होती है और रीजनिंग की क्लास इस वीक में एक आज है हमारी क्लास और एक कल होगी. ठीक है, कल भी हमारी क्लास होगी गाइस. चलिए, तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. शुरू करते हैं आज का सेशन. तो सुनिएगा ध्यान से. सिलॉजिज्म में देखिए पूरा डेप्थ में नहीं पढ़ाएंगे बट इतना मैं ज़रूर क्लियर करूंगा आपको कि जो हम यहाँ पर चीज़ें समझने वाले हैं, ठीक है, वो आपको पूरा आइडिया देंगी कि क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है. ठीक है, और मैं आपको सबसे पहले इसकी वेटेज बता दूं कि सिलॉजिज्म में क्वेश्चंस की वेटेज रहती है कितनी, 5 मार्क्स. ठीक है, 5 मार्क्स आपको ये चैप्टर में से पूछे जाते हैं क्वेश्चन. ठीक है, तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है, 5 मार्क्स का आएगा. चलिए, तो शुरू करते हैं. देखिए, होता क्या है सिलॉजिज्म, आपकी रीजनिंग के अंदर एक क्वेश्चंस की कैटेगरी है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चंस. ठीक है, क्या कैटेगरी है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन बेस्ड. होता क्या है स्टेटमेंट और कंक्लूजन, आपको इसमें क्या गिवन होगा, एक वैलिड स्टेटमेंट अवेलेबल होगी, उसी स्टेटमेंट के ऊपर आपके कुछ कंक्लूजन्स गिवन होंगे. बस आपको क्या करना होता है, अपने कंक्लूजन्स को सेटिस्फाई करवाना होता है. अगर कोई भी यहाँ पर गिवन कंक्लूजन आपकी स्टेटमेंट को फॉलो करता है दैट मीन्स वो कंक्लूजन ट्रू है. अगर वो फॉलो नहीं करता है दैट मीन्स वो कंक्लूजन फॉल्स है. बस आपको बस इतना काम करना है. बस जो बातें आपको स्टेटमेंट में अवेलेबल हैं आपको बस ये देखना है उनकी बात कंक्लूजन में हो रही है या नहीं हो रही. ठीक है, अगर होगी दैट मीन्स आपका कंक्लूजन ट्रू है, अगर नहीं होगी तो वो डेफिनेट फॉल्स भी होगा. गुड इवनिंग शीतांशु जी. तो सिलॉजिज्म के अंदर हम अब देखिए, मैं एक और बात क्लियर कर दूं, जो ये स्टेटमेंट और कंक्लूजन्स की कैटेगरी है वो बहुत है. मतलब आपको वर्बल और लॉजिकल दोनों में ही पूछा जाता है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का केस. वर्बल रीजनिंग के हमारे सिर्फ 2 ही चैप्टर्स हैं. कौन कौन से, सिलॉजिज्म एंड इनइक्वालिटीज, जो हम सिलॉजिज्म के बात करेंगे. ठीक है, और इनइक्वालिटीज में इन कंक्लूजन्स की कैटेगरीज किस किस में आती हैं, कोर्स ऑफ एक्शन, एजम्पशन, आर्ग्यूमेंट, कोज एंड इफेक्ट. ठीक है, असर्शन, रीजन, वो काफी ज्यादा कैटेगरी, वो आपके मेंस का पार्ट है. अभी हमारा टारगेट जो है IBPS क्लर्क प्रिलिमिनरी एग्जाम को लेके है, तो उसमें वो चीजें नहीं आएंगी. तो हम सबसे पहले इनकी बात करेंगे सिलॉजिज्म के अंदर. तो मैं पहले आपको क्लियर कर दूं कि हमें
स्टेटमेंट्स कैसे गिवन होती हैं या कंक्लूजन किस तरह से गिवन होते हैं। तो पहले बेसिक आइडिया ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो एक जनरल सा ओवरव्यू दूंगा, पूरा डिटेल में पूरा नहीं पढ़ाया जाएगा क्योंकि एक तरह से क्रैश कोर्स है, ठीक है। गुड इवनिंग प्रिया जी, एक तरह से क्रैश कोर्स चल रहा है गाइस, तो पूरा डिटेल में नहीं होगा बट इतना सफिशिएंट होगा कि आपको चीजें क्लियर हो जाएं, ठीक है। चलिए समझिए क्या होता है। तो मेनली जो है 4 कैटेगरीज जो हैं वो हैं स्टेटमेंट्स की, पूरी की पूरी स्टेटमेंट्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? एफर्मेटिव पॉजिटिव या एफर्मेटिव नेगेटिव, पर्टिकुलर पॉजिटिव एंड पर्टिकुलर नेगेटिव। तो बेसिकली ये 4 कैटेगरीज होती हैं हमारी सिलोजिज्म में स्टेटमेंट्स की। जैसे कि अगर मैं आपके सामने एक स्टेटमेंट रखूं, पेन्स आर पेंसिल्स, ठीक है। पेन्स किसका पार्ट है? पेंसिल्स का, कि पेन्स आर पेंसिल्स। अब यहां पर देखिए पूरी स्टेटमेंट में 2 पैरामीटर्स हैं, कौन कौन से? पेन्स एंड पेंसिल। जो आपका पहला पैरामीटर है वो एक्ट करेगा यहां पर एज अ सब्जेक्ट, और जो आपका सेकंड पैरामीटर है वो एक्ट करेगा यहां पर एज अ प्रेडिकेट, जो आपके सब्जेक्ट को ऑलवेज फॉलो करता है। अब ध्यान से सुनिए, इस सब्जेक्ट से पहले एक एट्रीब्यूट यूज होता है यहां पर, जो आपकी पूरी की पूरी स्टेटमेंट को डिफाइन करता है। तो बेसिकली इस एट्रीब्यूट को मैंने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। कौन कौन सी? एफर्मेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, पर्टिकुलर पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो हम सबसे पहले बात करेंगे एफर्मेटिव की। एफर्मेटिव का मतलब होता है यूनिवर्सल, ठीक है, सकारात्मक रूप से। मतलब जो चीज अपने आप में 100% एग्जिस्ट करेगी वो किस में आएगी? हमेशा एफर्मेटिव में। अगर मैं इस पूरे इंस्टीट्यूट की बात करूं, सक्सेस ट्री की बात करूं, तो ये क्या है? अपने आप में एक 100% है, तो ये क्या है? एक एफर्मेटिव पोर्शन है, ठीक है। पूरी इंडिया की बात करूं, कंट्री की, तो वो भी क्या है? अपने आप में 100%। अगर मैं आपकी बात करूं, आप क्या है? एक सिंगल पर्सन है, तो आप अपने आप में क्या है? एफर्मेटिव है। तो जो चीज अपने आप में यूनिवर्सली एग्जिस्ट करेंगे वो किसका पार्ट होंगी? एफर्मेटिव का। तो बस आपको जो मैं यहां पर बताने जा रहा हूं सिर्फ और सिर्फ टर्म्स का आइडिया लेना है और कुछ भी नहीं, ठीक है। जैसे कि मैं एक पैरामीटर लेता हूं ऑल, आपको कुछ नहीं करना, जो मैं आपको एट्रीब्यूट यहां पर या पैरामीटर्स बताने जा रहा हूं इस पेन से पहले एज अ प्रीफिक्स यूज करना है। ऑल पेन्स आर पेंसिल्स, सारे के सारे पेन्स क्या हैं? पेंसिल्स हैं। ऑल बनानाज आर गुआवाज, ऑल मंकीज आर डोंकीज, ठीक है। ऑल बसेस आर कार्स, मतलब ऑल से सारी रिलेटेड स्टेटमेंट किसका पार्ट होती है? हमेशा एफर्मेटिव पॉजिटिव का, ठीक है। इसके अलावा और कौन से पैरामीटर हो सकते हैं जो एफर्मेटिव पॉजिटिव को ही डिफाइन करेंगे? ऑल के अलावा आ सकता है यहां पर ईच, इसके बाद आ सकता है एवरी, गिवन हो सकता है आपको कोई पर्टिकुलर नेम आ गया, जैसे कि राम इज अ बॉय, शीतांशु इज अ बॉय, फातिमा इज अ गर्ल, तो फातिमा, शीतांशु, प्रिया, ये क्या है? एक पर्टिकुलर नेम है, तो वो भी किसका पार्ट होंगे? एफर्मेटिव का ही पार्ट होंगे। किसका? ऑल का पार्ट होंगे, ठीक है। उसके अलावा क्या हो सकता है? ऑल, ईच, एवरी, पर्टिकुलर नेम, आपको 100% पोर्शन गिवन हो गया कि 100% पेन्स आर पेंसिल, फुल्ली पोर्शन की बात हो गई, ठीक है। तो ये पैरामीटर्स ऐसे हैं जो किसको डिफाइन करते हैं? एफर्मेटिव पॉजिटिव को। इसके अलावा और भी आ जाते हैं, खास तौर पे वो यूज नहीं होते हैं, हालांकि यूज ये भी नहीं होंगे, बट जो जो आप मल्टीपल रिसोर्सेज फॉलो करते हैं उसमें आपको ये पैरामीटर्स विजिबल हो सकते हैं, ठीक है। जैसे वन हो गया, वन, एनी, वो भी किसका पार्ट होता है? एफर्मेटिव पॉजिटिव का, ठीक है। हाँ, एक स्पेशल केस बनता है एफर्मेटिव पॉजिटिव के अंदर, ओनली का, जिसके ऊपर बेस्ड आजकल आपको एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं। ये ओनली का केस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लास्ट में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एफर्मेटिव पॉजिटिव के अंदर ये टर्म्स हो गई, फिर हम देखेंगे यही टर्म्स एफर्मेटिव नेगेटिव के अंदर। एफर्मेटिव फुल्ली पोर्शन नेगेटिव वे में 2 ही टर्म यूज होंगी यहां पर, नो एंड नन, ठीक है। जैसे कि स्टेटमेंट हो गई, नो पेन इज पेंसिल, नो बनाना इज गुआवा, ठीक है, नो बस इज अ कार, के कोई है ही नहीं, ओके। फिर थर्ड हमारा पोर्शन आता है पर्टिकुलर पॉजिटिव का। पर्टिकुलर मतलब जिसमें कुछ एक पोर्शन की बात हो, जैसे कि मैं पैरामीटर लेता हूं सम, एड ऑन कीजिए ऐसा प्रीफिक्स, सम पेन्स आर पेंसिल्स, सम बनानाज आर गुआवाज, ठीक है, सम बसेस आर कार्स। सम से रिलेटेड सारी स्टेटमेंट किसका पार्ट होंगी? पर्टिकुलर पॉजिटिव का, ठीक है। सम के अलावा और कौन से पैरामीटर्स आ सकते हैं इसी के जैसे? सिमिलर, एटलीस्ट आ गया, फ्यू,
सेवरल, ठीक है, मैनी गिवन हो गया आपको, मोस्टली गिवन हो गया, अ फ्यू गिवन हो गया, ठीक है। मतलब जहां पर चीजें जो हैं फुल्ली डिफाइंड ना हो, उसके कुछ या ज्यादातर पोर्शन की बात की जा रही हो, वो किसका पार्ट होगा? हमेशा पर्टिकुलर का। अब यही पर्टिकुलर केस आपका नेगेटिव वे में भी यूज होता है, कौन सा? सम नॉट, ठीक है। जैसे कि ऐड ऑन कर दीजिए एज अ प्रीफिक्स यहां पर कि सम पेन्स आर नॉट पेंसिल्स, कि कुछ पेन्स जो हैं वो पेंसिल है ही नहीं, ठीक है। तो ये बेसिक कैटेगरीज हैं स्टेटमेंट की, आपको सिर्फ टर्म्स का ध्यान रखना है। कौन कौन सी हैं? ऑल, नो, सम और सम नोट, ये बेसिक है। बाकी आप जितने भी रिसोर्सेज फॉलो करोगे आपको इनमें से कोई ना कोई टर्म दिख सकती है, बट एग्जाम में जो मोस्ट ऑफ द टाइम कॉमन पैरामीटर्स हैं वो ये हैं, ऑल, नो, सम और सम नोट। या आपको एफर्मेटिव पॉजिटिव में ओनली पूछा जाता है, या पर्टिकुलर के केस में आपको ओनली अ फ्यू का केस, आपने सुना ही होगा आजकल ट्रेंड में चल रहा है, ओनली अ फ्यू का केस भी इंपॉर्टेंट है, या आपको इसमें एटलीस्ट पूछा जाएगा ज्यादा से ज्यादा। इसके अलावा आपको एग्जाम में आजकल कोई भी पैरामीटर नहीं बन रहे, तो हम जो डिस्कशन है इन्हीं पैरामीटर्स के ऊपर करने वाले हैं। इतना क्लियर हो गया सभी को? आगे की तरफ बढ़े, ठीक है। तो प्लीज एक बार मुझे कन्वे करते रहिएगा कि हाँ हमें समझ में आ रहा है, ठीक है। थम्स अप करके या कोई भी हिंट देते रहिएगा कि हाँ हमें सारे के सारे पॉइंट जो करवाए जा रहे हैं वो क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। चलिए जी, तो मूव ऑन करते हैं आगे, ध्यान से समझना। तो अभी तो हमने बात की स्टेटमेंट की, अब हम डिस्कस करते हैं कंक्लूजन, ठीक है। कंक्लूजन्स के बारे में बात करेंगे। तो मेनली जो है सिलॉजिज्म में मेनली जो है तीन तरह के कंक्लूजन जो हैं एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तीन तरह के कंक्लूजन होते हैं सिलॉजिज्म में, बट हम जो डिस्कस करेंगे वो सिर्फ दो ही होंगे। कौन कौन से? श्योरिटी और पॉसिबिलिटी। एक थर्ड कैटेगरी बनती है हमारी कंडीशनल बेस्ड कंक्लूजन, ठीक है। कंडीशनल बेस्ड कंक्लूजन एक हमारी थर्ड कैटेगरी बनती है। अब ये कंडीशन क्या है? जैसे कि आपने इंग्लिश में एक क्लोज सीखा होगा, इफ क्या होता है? ये कंडीशन अप्लाई कर देता है किसी चीज पे कि अगर ये चीज ये हो जाए तो क्या होगा। तो ये जो कंडीशंस हैं आपकी श्योरिटी और पॉसिबिलिटी दोनों में इंप्लीमेंट होंगी, ठीक है। तो मैंने इसकी फर्दर कोई सब कैटेगरीज नहीं बनाई है, इसलिए हम इन्हीं दो में ही बात करेंगे कि श्योरिटी में भी वो इंप्लीमेंट होगा, पॉसिबिलिटी में भी। अभी हमारा टारगेट होगा इन चीजों को समझना। अगर ये चीजें क्लियर हैं तो आपको कंडीशन दोनों पे अप्लाई करना आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आसान तरीके से समझेंगे। तो श्योरिटी का मतलब देखिए, तो आज हम सेशन लेके आ रहे हैं जो वो आपके सामने किससे रिलेटेड होगा? श्योरिटी बेस्ड कंक्लूजन से रिलेटेड, ठीक है। चलिए, क्या होता है श्योरिटी? पहले तो इसका मीनिंग सुनिए। श्योरिटी का मतलब होता है डेफिनेट, ठीक है। श्योरिटी का मतलब क्या होता है? डेफिनेट, निश्चित रूप से। जैसे कि श्योरिटी, आपको जो भी कंक्लूजन अवेलेबल होगा अगर वो श्योरिटी बेस्ड है, फिर पता कैसे चलेगा? पहली बात मुझे अगर कि वो श्योरिटी है या पॉसिबिलिटी है, तो मैं आपके लिए यहां पर एक ट्रिक यूज करके दे देता हूं, एक शॉर्टकट या फॉर्मूला बता देता हूं। हमारे पास अगर स्टेटमेंट थी, यहां पर आइडिया दे रहा हूं कि कैसे पता चलेगा कोई भी कंक्लूजन अगर हमें गिवन है वो श्योरिटी बेस्ड है या पॉसिबिलिटी बेस्ड है, ठीक है। निश्चित रूप वाला गिवन है या संभावित रूप वाला गिवन है, ठीक है। तो उसके लिए मैं आइडिया दे देता हूं। जैसे कि हमारे पास स्टेटमेंट है पेन्स आर पेंसिल्स, तो ये हमारा सब्जेक्ट था, ये प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के इन बिटवीन जो ये टर्म है वही हमें डिसाइड करके बताती है कि कंक्लूजन्स हमें श्योरिटी बेस्ड अवेलेबल हैं या पॉसिबिलिटी। अगर तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के इन बिटवीन ये जो पैरामीटर है इनमें टर्म यूज हो रही है इज, एम, आर, तो वो कंक्लूजन्स आपके श्योरिटी बेस्ड कंक्लूजन होंगे। अगर तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के इन बिटवीन प्रोबेबल टर्म्स यूज हुई, जैसे कि कैन बी, मे बी, या आपको कंक्लूजन में लिखा गया बीइंग अ पॉसिबिलिटी, ये नोट डाउन कर सकते हो गाइस आप, ठीक है, ताकि भूल ना जाओ। क्योंकि पहले तो कंक्लूजन समझना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कंक्लूजन्स को, कि जो आपको कंक्लूजन या निष्कर्ष गिवन है जो आपको अपनी स्टेटमेंट या कथन के ऊपर सेटिस्फाई करने हैं वो श्योरिटी बेस्ड है या पॉसिबिलिटी बेस्ड है।
तो वो कौन सी टर्म्स बताएंगी? अगर सब्जेक्ट प्रेडिकेट इन बिटवीन आपको टर्म यूज हुई इज एम आर से रिलेटेड तो वो डेफिनेट या श्योरिटी का केस होगा। अगर आपकी इस तरह कैन बी, मे बी, प्रोबेबल टर्म यूज होते हैं तो वो पॉसिबिलिटी का केस होगा। ठीक है, संभावना से रिलेटेड। ओके, कि हो सकता है, दैट इज अ प्रोबेबल केस। ठीक है, चलिए, तो हम बात कर रहे थे किसकी? श्योरिटी की। श्योरिटी का मतलब क्या होता है? डेफिनेट। मतलब कि जो डेटा या जो इंफॉर्मेशन आपको स्टेटमेंट के थ्रू अवेलेबल है, श्योरिटी का मीनिंग बता रहा हूं, ध्यान से समझना, तभी आप इंप्लीमेंट कर पाओगे क्वेश्चंस के अंदर। कि श्योरिटी का मतलब क्या होता है? डेफिनेट। मतलब कि जो चीज या जो डेटा आपको इंफॉर्मेशन गिवन है स्टेटमेंट के थ्रू, आप सिर्फ उसी को ही अपने एंड से 100% ट्रू मान सकते हो। उसके अलावा आप अपने एंड से कोई भी अजम्पशन नहीं लगा सकते। मैं फिर से रिपीट करता हूं इस बात को कि श्योरिटी का मतलब क्या हुआ? डेफिनेट। मतलब कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको स्टेटमेंट के थ्रू अवेलेबल है या जो भी आपको डेटा स्टेटमेंट में गिवन किया जा चुका है, कि आपको सिर्फ क्या है? उसी को ही 100% ट्रू या 100% डेफिनेट मानना है। उसके अलावा आप अपने एंड से कुछ भी एज्यूम नहीं कर सकते हो। दैट इज द मीनिंग ऑफ श्योरिटी। कैसे? ध्यान से समझो। अगर मैं एक एग्जांपल लूं अभी के लिए, सपोज अगर मैं आपको कहूं कि आपकी क्लास में आधी क्लास पास है। सपोज आपकी एक पूरी की पूरी कंप्लीट क्लास है, आपकी पूरी कंप्लीट क्लास में आधी क्लास पास है, तो इसका मतलब क्या हुआ? अब कई के सोचेंगे अच्छा आधी क्लास पास है तो मतलब आधी फेल होगी। दैट इज रॉन्ग, ये गलत है, आपको ऐसा नहीं सोचना। ठीक है, अगर मैंने आपको डेटा गिवन किया कि आपकी क्लास में आधी क्लास पास है तो आधी फेल होगी, वो आपकी एजम्पशन है। वो क्या है? आपकी एजम्पशन। क्यों? आपने अपने एंड से सोच लिया अच्छा अगर आधी क्लास पास है तो आधी फेल होगी, फिर एज्यूम कर लिया ना। बट डेफिनेट के केस में ऐसी एजम्पशंस रिक्वायर्ड नहीं है। तो क्या है मतलब इस श्योरिटी या डेफिनेट का? कि अगर आपको डेटा गिवन है कि आप किसी क्लास में हैं और आपकी क्लास में आधी क्लास पास है, तो आपके पास सिर्फ यही डेटा गिवन है कि आधी क्लास पास है, यही आपके लिए श्योरिटी में अवेलेबल है। रिमेनिंग आधी का क्या हुआ मुझे नहीं कंफर्म। वो रिमेनिंग आधी क्लास जो है वो पास भी हो सकती है, वो रिमेनिंग आधी क्लास जो है वो फेल भी हो सकता है। दैट इज अ पार्ट ऑफ श्योरिटी। पहली बात, डेफिनेशन क्लियर हो गई सभी को श्योरिटी की? जल्दी से बताइए थम्स अप करके कि श्योरिटी का मतलब कि जो डेटा मुझे दिखाई देगा मुझे तो बस उसी को ही सच मानना है, मैं अपने एंड से कुछ भी अजम्पशन यहां पर अप्लाई नहीं कर सकता। ठीक है, सिर्फ डेफिनेट चीजों को ही आपको टारगेट में लेके चलना होगा। जल्दी से बताइए, जितना भी अभी तक बताया है क्लियर हो चुका है या नहीं? ठीक है, जल्दी से बताइए। बहुत अच्छे। ठीक है, तो हम इसी चीज को आगे बढ़ाते हैं। क्लियर? तो मैं पहले आपको आइडिया दे दूं कि ये ऑल या क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, पहले तो ये आइडिया दे देता हूं। ठीक है, तो सिलोजिज्म के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे? वेन डायग्राम के थ्रू। तो वैसे तो आपको पता ही होगा कि वेन डायग्राम क्या होता है। हाँ जी, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वेन डायग्राम को? जल्दी से बताइए, वेन डायग्राम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? अब आप सोचोगे जी एज अ सर्कल यूज करते हैं। ठीक है, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कोई श्योर नहीं है कि हाँ वेन डायग्राम जो है एज अ सर्कल ही यूज होगा। आपकी जितने भी ज्योमेट्रिकल फिगर हैं, सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल, ठीक है, पेंटागन, हेक्सागन, वो सारे के सारे किसका पार्ट है? वेन डायग्राम का। जैसे कि अगर मैं आपके सामने ये दूं, एक पेंटागन दे दिया, एक सर्कल दे दिया और उसी में एक ट्रायंगल दे दिया, ये भी क्या है? एक वेन डायग्राम ही है। ठीक है, तो चीजों को रटो मत कि वेन डायग्राम क्या है जी, वो तो एक सर्कल है, ऐसा नहीं है। जितनी भी आपकी ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं वो सारे के सारे क्या है? एज अ वेन डायग्राम यूज होती हैं। तो वेन डायग्राम बेसिकली है क्या? वेन डायग्राम है कि आपको जो भी चीजें अवेलेबल होती हैं या जो भी डेटा गिवन होता है उन्हें डायग्रामेटिकल वे में किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो उसे प्रेजेंट करने का एक डायग्रामेटिकली वे है। ठीक है, क्या? वेन डायग्राम। बट जो सिलोजिज्म में हम यूज करने वाले हैं वेन डायग्राम, वो क्या यूज करेंगे? एज अ सर्कल। ठीक है, जैसे कि हमारे पास स्टेटमेंट गिवन हो गई ऑल ए आर बी। एक मेरे पास स्टेटमेंट गिवन है, कौन सी? ऑल ए आर बी। ठीक है, ऑल ए आर बी मुझे अगर ड्रॉ करना है तो हम उसे कैसे ड्रॉ करेंगे ऑल ए आर बी को? ध्यान से समझना।
ऑल ए आर बी मतलब सारे ही ए क्या हैं, बी बन के बैठे हैं। तो सबसे पहले ऑल सारे का सारा पोर्शन ए किसका पार्ट है, बी का। जितने भी आपके पैरामीटर्स एग्जिस्ट करेंगे एक सिंगल स्टेटमेंट के अंदर, हर स्टेटमेंट का अपना खुद का एक वेन डायग्राम होगा, एक सर्कल होगा। मतलब ए का भी अपना एक सर्कल एक वेन डायग्राम है और बी का भी अपना एक सर्कल है एक वेन डायग्राम है। तो ऑल ए आर बी कैसे बनेगा कि सारे ए किसका पार्ट है, बी के पार्ट है। ठीक है, अगर आपको गिवन हो नो ए इज बी कि कोई भी पोर्शन जो है ए का भी नहीं है, तो जब भी आपको नो से रिलेटेड इंफॉर्मेशन गिवन हो कि कोई भी ए बी नहीं है, तो उसका वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे, इस तरह से कि ए बी दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन तो है बट नेगेटिव रिलेशन है। ठीक है, सबसे पहले वेन डायग्राम का आइडिया लेते रहिए। ऑल ए आर बी कैसे बनेंगे, मतलब सारे ए ही किसका पार्ट है, बी का पार्ट है। ठीक है, शॉर्ट वे में समझ रहे हैं, क्लियर, क्योंकि एक तरह से क्रैश कोर्स है, हमें जल्दी जल्दी सारे टॉपिक्स भी कवर करने हैं एग्जाम से पहले पहले। ठीक है, तो शॉर्ट वे में समझ रहे हैं कि आपको समझने में ज्यादा प्रॉब्लम भी ना हो। जो फर्स्ट टाइम इस टॉपिक को कर रहे हैं या जो कर चुके हैं उनके जितने भी लूप होल्स हैं वो भी यहाँ पर कवर अप हो जाए। ठीक है, सम का वेन डायग्राम कैसे बनेगा, देखो सम ए आर बी, सम ए आर बी के कुछ पोर्शन ही ए किसका पार्ट है, बी का। सम कुछ की बात हो रही है, सिर्फ यही पोर्शन ए का क्या बन के बैठा है, बी बन के बैठा है। ठीक है, ये ऑल का वेन डायग्राम, ये नो का वेन डायग्राम और ये सम का वेन डायग्राम। तो सम नोट का कैसे बनेगा, जैसे कि गिवन होगा सम ए आर नोट बी, ये स्टेटमेंट गिवन होगी, तो सम ए आर नोट बी का वेन डायग्राम जैसे कि सम ए आर बी बनाते हैं हम। अब कुछ पोर्शन ए का बी है, वो तो पॉजिटिव गिवन था, अगर गिवन हो कि कुछ पोर्शन ए का बी नहीं है, नहीं मतलब नेगेटिव, आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं कि जो उनका कॉमन पार्ट है वो नेगेटिव रिलेशन बना रहा है, या सम ए आर नोट बी को आप कहीं ना कहीं इस वे से भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इस वे से भी ड्रॉ कर सकते हैं, बट ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा क्योंकि वो नो के इक्विवेलेंट विजिबल होगा आपको कभी। ठीक है, तो आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब ये डायग्रामेटिकली प्रेजेंटेशन है कि आपको ऑल नो सम और सम नोट से रिलेटेड किस तरह से वेन डायग्राम जो है वो ड्रॉ करना है। हाँ जी, इतना क्लियर हो गया सभी को, जल्दी से बताइए, इज इट क्लियर, आगे की तरफ मूव करें, जल्दी से बताइए। ठीक है, क्योंकि हम मेन मुद्दे पे आने वाले हैं अब, मतलब किस किस तरह के कंक्लूजन्स हमें जो हैं एग्जाम में पूछे जाएंगे या पूछे जा सकते हैं, हम उनके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। हरी अब जल्दी से बताइए, इज इट क्लियर। अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछ सकते हो। ठीक है, जल्दी से बताइए। शुरू करें फिर आगे। ठीक है, तो ये तो था सारे का सारा बेसिक। हेलो अंजिता जी, बहुत लेट हो गए क्या बात। चलो, ये तो था सारे का सारा बेसिक। अब आते हैं मेन मुद्दे के ऊपर। अब देखो, अभी के लिए हम क्या करेंगे, मैं आपको कोई भी अभी क्वेश्चन नहीं गिवन करूंगा। ठीक है, पहले हमारा टास्क होगा टॉपिक को समझना कि टॉपिक के अंदर क्या क्या चीजें हैं और हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो जो मैं आपके सामने आज टॉपिक रखने वाला हूं या टॉपिक की एक्सप्लेनेशन आपको देने वाला हूं, वो मैं एक कंबाइन या कॉमन एग्जांपल से दूंगा। एक कॉमन एग्जांपल यूज करेंगे हम उसके लिए। ठीक है जी, जेम्स, मैंने उसका आइडिया दिया था आपको। देखो, सम ए आर नोट बी कैसे ड्रॉ करोगे, उसके अलग अलग तरीके होते हैं ड्रॉ करने के। ठीक है, जैसे सम ए आर बी बनाते हैं आप, ये सम ए आर बी है, नेगेटिव है तो सम ए आर नॉट बी, आपको विजिबल करवाना है कि कुछ पोर्शन ए का बी नहीं है। ठीक है, आप ऐसे भी बना सकते हो या इसका कोई भी पार्ट इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हो। बाकी देखिए, हर टीचर का अपना खुद का वे होता है ड्रॉ करने का, कोई ऐसे ड्रॉ करवाता है, कोई ऐसे ड्रॉ करवाएगा। ठीक है, या कोई ऐसे कॉमन शेडेड रीजन बना के फिर ड्रॉ करवाएगा। तो हम ऐसे ड्रॉ करेंगे जैसे सम भी क्लियर हो जाए, सम नॉट भी क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए करें शुरू। तो मैं आपको जितने भी अब केसेस बताने वाला हूं वो सारे के सारे क्या होंगे, एक कंबाइन एग्जांपल के थ्रू डिस्कस करेंगे। मतलब आपका अगर हल्का सा भी डाउट होगा ना, वो भी यहां पर कवर अप हो जाएगा। ठीक है, तो मैं एक स्टेटमेंट का सेट लेने लगा हूं।
कॉम्बिनेशन लेने लगा हूं, उसमें हम सारे केसेस एक बार डिस्कस करेंगे। ठीक है, जहां कहीं भी प्रॉब्लम आए आप अपने एंड से कोई भी यहां पर कंक्लूजन दे सकते हो और उसका आंसर पूछ सकते हो। ठीक है, जो मैं वेन डायग्राम बनाने वाला हूं, देखिए वेन डायग्राम क्या है, पहली स्टेटमेंट ऑल ए आर बी। ठीक है, ध्यान से देखते रहिए क्या गिवन है, ऑल ए आर बी, के सारे ए किसका पार्ट है, बी का। ठीक है, या इसे सम ही ड्रॉ करते हैं, पहले सम वाला पोर्शन ले लेते हैं फिर हम ऑल ले लेंगे। ठीक है, ताकि चीजें और आसानी से क्लियर हो। ठीक है, फिर से देखिए पहली स्टेटमेंट मैं ले लेता हूं यहां पर सम ए आर बी की। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड गाइस। अब ठीक है। ठीक है, चलिए क्या लेते हैं हम, सम ए आर बी, फिर इसके बाद लेता हूं मैं आपके सामने स्टेटमेंट ऑल बी आर सी। ध्यान से देखते रहिए डायग्राम कैसे बन रहा है, सम ए आर बी एंड ऑल बी आर सी। फिर आती है स्टेटमेंट सम सी आर डी, के कुछ पोर्शन सी का डी है, एंड ऑल डी आर ई, के सारे डी किसका पार्ट है, ई का पार्ट है। हाँ जी, विजिबल हो रहा है सभी को, जल्दी से बता दीजिए, विजिबल हो रहा है सभी को। ठीक है, और इसी के बाद एक और स्टेटमेंट ले लेते हैं हम, नो सी इज एफ। एक और स्टेटमेंट ले लेते हैं हम यहां पर, कौन सी, नो सी इज एफ। क्या विजिबल हो रहा है सभी को, ये किसी को दिक्कत तो नहीं आ रही। ठीक है, फिर से देख लीजिए यहां पर डाटा क्या क्या गिवन है, सम ए आर बी, के कुछ पोर्शन ए का बी बन के बैठा है, ऑल बी आर सी, सारे के सारे बी किसका पार्ट है, सी का। इसके बाद है हमें गिवन सम सी आर डी, कुछ पोर्शन सी का डी है, कौन सा, ये बैठा हुआ है, ऑल डी आर ई, सारे डी किसी का पार्ट है, ई का, एंड नो सी इज एफ, कोई भी पोर्शन सी का एफ नहीं है। तो ये हमारे पास वेन डायग्राम है। तो हम क्या डिस्कस करने वाले हैं इसमें, कौन सा केस, श्योरिटी का, क्योंकि मैं पहले ही आपको बोल चुका हूं श्योरिटी का मतलब क्या होता है, डेफिनेट। ठीक है, श्योरिटी का मतलब क्या होगा, डेफिनेट, मतलब कि जो डाटा मुझे यहां पर विजिबल हो रहा है ना, मेरे लिए सिर्फ वही ट्रू है। क्या डाटा मुझे विजिबल हो रहा है जी, हमें कुछ ए बी दिखाई दे रहे हैं, सारा बी सी का पार्ट दिखाई दे रहा है, और कुछ सी डी बन के बैठे हैं, सारे डी ई हैं और कोई भी सी एफ नहीं है, मुझे ये डाटा दिखाई दे रहा है। ठीक है, मैं इसके अलावा अपने एंड से कुछ भी एज्यूम नहीं करूंगा। तो मैं यहां पर कुछ एक डिफरेंट केसेस लेने वाला हूं जो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, सिंपल वे में स्टार्ट करते हैं और आपको क्वेश्चन को करने का तरीका भी बताता रहूंगा। जैसे कि मेरा यहां पर पहला कंक्लूजन है, ठीक है, क्या गिवन है, सम बी आर ए, सम बी आर ए, कुछ पोर्शन बी का क्या है, ए बन के बैठा है। ठीक है, तो देखिए इसे दो तरीकों से आप कर सकते हो। पहली बात, अगर मैंने आपको यहां पर कहा है कि एजम्पशन आपको यहां पर नहीं लगानी है, ठीक है, ज्यादा दिमाग यूज नहीं करना है, क्योंकि जहां पर आपने एजम्पशन लगा दी वहीं पर ही आपके क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, बट क्या करें, दिमाग है आप में तो लगेगा, ऑब्वियस ही बात है। तो उसे ओवरकम करने की एक ही सिंगल ट्रिक है। ठीक है, वैसे कोशिश करना उस ट्रिक की हैबिट मत बनाइएगा। ठीक है, उसकी हैबिट मत बनाना, तो मैं आपके लिए बेस्ट वे लेके आऊंगा। बेसिकली मैंने आपको श्योरिटी का मतलब क्या बताया, डेफिनेट। डेफिनेट का मतलब जो डाटा आपको अवेलेबल है आपको सिर्फ उसी को ही सच मान के चलना है, उसी को ही ट्रू मानना है, उसके अलावा कुछ भी एज्यूम नहीं करना। ठीक है, तो श्योरिटी में अगर आपको कोई भी कंक्लूजन गिवन हुआ तो मैं आपको बता दूं उसे ट्रू और फॉल्स कैसे मान के चलेंगे। आपको एक काम करना है, उस कंक्लूजन का वेन डायग्राम बना देना है। ठीक है, जैसे कि मुझे गिवन है सम बी आर ए, मैं इसका वेन डायग्राम बना देता हूं। अगर इस कंक्लूजन में बने वेन डायग्राम का पार्ट मुझे स्टेटमेंट में एज इट इज विजिबल हो गया कि जो चीज मैंने इस कंक्लूजन में ड्रॉ की है, कंक्लूजन क्या गिवन था, सम बी आर ए, तो मैंने इसे ड्रॉ करके रख लिया। अगर यही चीज मुझे सेम एज इट इज स्टेटमेंट के बने वेन डायग्राम में विजिबल होगी तो मेरे लिए ये कंक्लूजन ट्रू होगा। अगर यही चीज मुझे यहां पर विजिबल नहीं है तो ये कंक्लूजन मेरे लिए फॉल्स होगा। ठीक है, तो ये श्योरिटी पे होल्ड बनाने का एक तरीका है, एक जरिया है, ताकि आपके कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर हो सके। ठीक है, तो सम बी आर ए सेम एज इट इज विजिबल हो रहा है जी, बिल्कुल हो रहा है। तो जो चीज विजिबल होगी वही आपके लिए 100% ट्रू है।
ठीक है। तो ये टॉपिक पे या श्योरिटी पे पकड़ बनाने का एक तरीका है, हालांकि इसकी हैबिट मत बनाइएगा, क्योंकि कुछ एक सिचुएशन में आके ये क्वेश्चन का आंसर गलत बना देंगे, ठीक है। इसकी हैबिट मत बनाइएगा, मतलब एक रेफरेंस के तौर पे मैं इन्हें यूज कर रहा हूं कि हम उस चीज को ड्रॉ करके देख लेते हैं। अब दूसरा तरीका देखिए क्या है, एज अ कंसेप्ट आपको लेके चलना है। सुनिए ध्यान से, हमारे पास देखिए ये क्या डाटा गिवन था कि सम ए आर बी, तो कुछ पोर्शन ए का क्या है, बी बन के बैठा है, ठीक है। अगर कुछ पोर्शन ए का बी है तो मैं कह सकता हूं यही श्योरिटी में सम बी आर ए, क्योंकि ये पोर्शन बी का किसके अंदर आ रहा है, ए के अंदर आ रहा है। क्योंकि देखो ध्यान से, अगर सम ए आर बी है तो ये जो पोर्शन है वो ए और बी दोनों का ही सब पार्ट है। ये पोर्शन ए का बी के अंदर भी आ रहा है और यही पोर्शन बी का ए का भी पार्ट बन के बैठा है। तो सम बी आर ए, कुछ पोर्शन बी का ए है जी, बिल्कुल है। तो ये कंक्लूजन क्या हो गया, डेफिनेट ट्रू हुआ। इसी से रिलेटेड अगर आपको पूछा जाए सम डी आर सी, सम डी आर सी, इसी के विद रिस्पेक्ट टू अगर मैं एक और कंक्लूजन दूं, ठीक है, सारे केसेस हम डिस्कस करेंगे, घबराना मत, एक एक करके, जल्दी नहीं है हमें, बट शॉर्ट वे में डिस्कस करेंगे क्योंकि सारे का सारा हमें पार्ट कवर अप करना है, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं आपको गिवन करूं सम डी आर सी, आप अपने एंड से भी पार्टिसिपेट कर सकते हो और आंसर दे सकते हो, ठीक है। सम डी आर सी के मतलब कुछ डी सी का पार्ट है, तो आप इसे ड्रॉ करके देख सकते हो लाइक दिस, क्योंकि श्योरिटी का मतलब है विजिबिलिटी, डेफिनेट, कि जो चीजें हमें एग्जैक्ट अवेलेबल होंगी हमें तो उसी को ट्रू मानना है। तो देखो कुछ डी सी का पार्ट है जी, बिल्कुल दिखा रहा है, ठीक है। यही सेम चीज गिवन है, ड्रॉ करके देखी जो हमने, तो जो चीज विजिबल होगी श्योरिटी के केस में 100% वही ट्रू होती है। समझ में आ रहा है सभी को, ठीक है। तो एक ऑल्टरनेट वे है, वैसे तो आपको मेजरली जो है अपने कंसेप्ट के ऊपर होल्ड ज्यादा बनाना है, ठीक है, इनकी हैबिट मत बनाइएगा। चलिए फिर से देख लेते हैं। अगर हम सी के बात करें कि सम सी आर डी, देखो ये ऑलरेडी डाटा गिवन है कि कुछ सी क्या बन के बैठे हैं, डी, तो ये जो सी है वो डी बन के बैठा है। तो अगर ये ही सी डी बन के बैठे हैं तो डी का यही पार्ट क्या बन के बैठा है, सी, दोनों का सब पार्ट हो गया। तो दोनों का सब पार्ट है मतलब सम डी आर सी भी क्या हुआ, डेफिनेट ट्रू हो गया। समझ में आ रहा है, ठीक है। अगला अगर मैं आपको कंक्लूजन दूं, सम ई आर सी, सम ई आर सी के कुछ ई किसका पार्ट है, सी का। ध्यान से देखिए, ये फुल पोर्शन किसका हो गया, ई का हो गया, और ई का कुछ पार्ट कौन बन के बैठा है, सी बन के बैठा है। तो सम ई आर सी, क्योंकि इसमें देखिए कौन कौन आ रहा है, इसमें सी भी है, डी भी है और ई भी है। तो क्वेश्चन के ऊपर पकड़ बनाने की सिंपल सी अप्रोच है। अगर आपको कहीं भी दिक्कत लगे कि हाँ आपको चीजें क्लियर नहीं हो रही हैं जो आपको पूछी जा रही हैं, ठीक है, तो इसे अटेम्प्ट करने की दी बेस्ट अप्रोच होगी, उसे अपनी कंफर्टेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लीजिए। जैसे कि मुझे एक चीज गिवन है सम बी आर सी, ठीक है, या गिवन है मुझे सम डी आर सी, यही कंक्लूजन ले लेते हैं, सम डी आर सी। मैं इसे दूसरे वे में सोच लेके चलता हूं कि कुछ डी सी हैं, तो उससे क्या है, जब आप उसे अपनी कंफर्ट लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे उससे आपको और ज्यादा क्लियरिटी होगी, मतलब चीजें आपको डायरेक्टली पता चलेंगी कि आपको कौन सी चीज को फिगर आउट करना है। यहाँ पे समझ में आया? तो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिए, एक और कंक्लूजन है, फिर इन्हीं से रिलेटेड देने वाला हूं मैं, ठीक है, इसी के अंडर ही सम ए आर डी, ठीक है। आपका नेक्स्ट कंक्लूजन है सम ए आर डी, जल्दी से पार्टिसिपेट करके बताइए, सम ए आर डी के कुछ पोर्शन ए का डी है, बताइए ये कंक्लूजन ट्रू है या फॉल्स है। तो हम इसे पहली बार ड्रॉ करके देख लेते हैं। तो डिमांड किसकी हो रही है, इस वेन डायग्राम की, तो मैंने इस कंक्लूजन का वेन डायग्राम बना दिया। अगर मुझे यही सेम वेन डायग्राम यहां पर विजिबल हो गया तो ये मेरे लिए ट्रू है, अदरवाइज मेरे लिए फॉल्स है। तो ध्यान से देखिए, ये चीज आपको दिखाई दे रही है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। क्यों? ए ये रहा, डी ये रहा, दोनों में तो कोई लिंक नहीं है। अगर लिंक नहीं है तो मेरे लिए क्या हो गया, एक डाउटफुल केस हो गया, मतलब मैं रिलेशन डिफाइन नहीं कर पा रहा हूं ए और डी में। तो जितने भी आपके डाउटफुल केसेस होते हैं वो श्योरिटी में क्या काउंट होते हैं, एज अ फॉल्स कंक्लूजन, ठीक है, एज अ फॉल्स कंक्लूजन काउंट होते हैं। मोर ओवर, अगर बात की गई है सम ए आर डी की, तो आपको ए का कुछ पार्ट डी के अंदर या डी का कुछ पार्ट ए के अंदर विजिबल होना चाहिए था पॉजिटिव वे में, बट यहां पर देखो ए और डी में कोई कनेक्शन नहीं बन रहा, तो ये कंक्लूजन क्या हुआ मेरा, डेफिनेट फॉल्स कंक्लूजन,
ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले कंक्लूजन के ऊपर। ठीक है, बहुत बढ़िया, बस ऐसे ही रिवर्ट करते रहिएगा, बस ऐसे ही हम सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो कवर अप करने वाले हैं, जो भी चीजें आपको एग्जाम में गिवन होंगी। ठीक है, या पूछी जा सकती हैं। अच्छा, अगर आपको कंक्लूजन गिवन हो, ध्यान से समझिएगा, अगर आपको यहां पर कंक्लूजन एक और गिवन हो कि सम ERB, चलिए बताइए, सम ERB, ये कंक्लूजन डेफिनेट ट्रू है या फॉल्स है? सम ERB मतलब डिमांड हो रही है कि कुछ EB का पार्ट है। हाँ जी बताइए, ट्रू और फॉल्स? जी बिल्कुल फॉल्स है। बहुत बढ़िया, सबसे पहले अंजिता जी ने आंसर दिया। ये भी कंक्लूजन फॉल्स है, क्योंकि E ये रहा, B ये रहा, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। तो जब कोई भी रिलेशन डिफाइन ही नहीं हो रहा तो मैं अपने एंड से अजम्पशन नहीं लगाऊंगा, तो ये कंक्लूजन भी क्या होगा? निश्चित रूप से एक गलत या फॉल्स कंक्लूजन है। बहुत अच्छे गाइस, ठीक है, चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंक्लूजन, ठीक है, ध्यान से देख के आंसर देना है, एज्यूम बिल्कुल भी नहीं करना, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है फातिमा जी, बहुत सही आंसर दे रहे हो। अच्छा, तो अगर मैं बात करूं आपके सामने, नो B इज F, हाँ जी बताइए जल्दी से, नो B इज F, कोई भी पोर्शन B का F नहीं है, तो बताइए ये कंक्लूजन डेफिनेट ट्रू है या फॉल्स है? ठीक है, अभी हम सिर्फ जो है किसके ऊपर टारगेट कर रहे हैं? श्योरिटी बेस्ड कंक्लूजन के ऊपर। हरी अब बताइए, नो B इज F, ये कंक्लूजन डेफिनेट ट्रू है या फॉल्स है? सिर्फ शीतांशु जी ने आंसर दिया अभी तक ट्रू। ठीक है, रेस्ट बताइए कि कोई भी पोर्शन B का F नहीं है, ये ट्रू है या फॉल्स है? ठीक है, जल्दी से। नायक जी कहते हैं ये फॉल्स कंक्लूजन है। देखिए, अब यहां पर जो है कहीं ना कहीं आपको जो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला पैरामीटर है वो सम नोट होगा। पूरे चैप्टर में अगर मैं बात करूं, ठीक है, सम नोट होगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस की डिमांड बहुत करता है। देखिए गाइस, ये एक ट्रू कंक्लूजन है। अब समझो बात ध्यान से। अब मैं कहता हूं, एक जनरल वे में बात करते हैं, ठीक है, ज्यादा सीरियस नहीं लेना इस चीज को। ठीक है, अब अगर मैं कहता हूं कि किसी एक कंट्री के दूसरी कंट्री के साथ रिलेशन अच्छे नहीं हैं, ठीक है, मैं अपने एंड से किसी भी चीज के रिलेटेड ये ज्यादा कंसर्न नहीं लेके चल रहा हूं, ठीक है, तो इसे ज्यादा सीरियसली मत लेना, सिर्फ एक एग्जांपल का जरिया है, तो एक रेफरेंस बना के चल रहा हूं कि जैसे ही मैं कहता हूं कि इंडिया के रिलेशन इराक के साथ अच्छे नहीं है, लेट अस सपोज, मैं एज्यूम कर रहा हूं, ठीक है या नहीं है वो अलग मैटर है, मैंने एक एग्जांपल के तौर पे एक रेफरेंस लिया है ताकि आपको ये पॉइंट क्लियर कर सकूं कि इंडिया के रिलेशन सपोज इराक के साथ अच्छे नहीं हैं। ठीक है, तो मैं कहता हूं कोई भी स्टेट ले लेता हूं, दिल्ली ले लेता हूं। अब दिल्ली किसका पार्ट है? इंडिया के पार्ट है। अगर इंडिया के रिलेशन इराक के साथ अच्छे नहीं है, क्या दिल्ली के रिलेशन इराक के साथ अच्छे होंगे? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि दिल्ली भी तो इंडिया का पार्ट है। जब इंडिया के रिलेशन अच्छे नहीं है तो दिल्ली के कहां से हो जाएंगे? समझ में आई बात? इसी तरह यही चीज यहां पर भी है। अब ध्यान दीजिए इस चीज का कि सारे का सारा बी किसका पार्ट बन के बैठा है? सी का पार्ट बन के बैठा है। फिर से देखिए, सारे बी किसका पार्ट बन के बैठे हैं? सी का पार्ट बन के बैठे हैं। मतलब सारे का सारा बी किससे भरा हुआ है? सी से भरा हुआ है। यस और नो? ठीक है, अब देखिए हमें गिवन है कि कोई भी सी एफ नहीं है। देखो लिखा है ना, नो सी इज एफ, कि कोई भी पोर्शन सी का एफ नहीं है। अगर कोई भी सी एफ नहीं है तो सी के अंदर जो भी पार्ट रहेगा किसी भी चीज का, वो भी एफ के साथ नेगेटिव रिलेशन बनाएगा। यस और नो? अगर सी ही एफ नहीं है तो सी के अंदर जो भी पोर्शन रहेगा किसी भी चीज का, वो भी एफ के साथ नेगेटिव रिलेशन बनाएगा। तो सी के अंदर कौन आ रहा है? बी, फुल्ली पोर्शन ऑफ बी। क्योंकि अगर ये सारे का सारा पोर्शन सी का एफ के साथ नेगेटिव रिलेशन बना रहा है तो बी भी तो सी का पार्ट है, तो बी भी सी एफ के साथ क्या है? एक नेगेटिव रिलेशन बना रहा है। तो नो बी इज एफ, ये कंक्लूजन क्या हुआ आपका? डेफिनेट ट्रू। तो नो से रिलेटेड कंक्लूजन को देखो किस तरह से सॉल्व करना है। एक आइडिया देता हूं, जब भी आपको नो से रिलेटेड कोई भी कंक्लूजन आया तो वो किन्हीं ना किन्हीं दो चीजों में तो पूछा ही जाएगा। जैसे कि नो यहां पर किस किस में पूछा जा रहा है? बी और एफ में, तो वो किन्हीं ना किन्हीं दो चीजों में तो पूछा ही जाएगा। तो जब नो से रिलेटेड कोई भी कंक्लूजन हो और वो किन्हीं दो चीजों में जो भी पूछा जाए, तो उन दो चीजों में बस आपको देखना है नेगेटिव रिलेशन है या नहीं, मतलब डायरेक्ट क्रॉस का रिलेशन आ रहा है या नहीं आ रहा, बस आपको ये चीज देखनी है। ठीक है, अगर तो
उन्हीं दो पैरामीटर्स के बीच में आपको डायरेक्ट क्रॉस का रिलेशन अवेलेबल है, दैट मीन्स वो कंक्लूजन ट्रू है। अगर नहीं दिखाई दे रहा तो वो कंक्लूजन फॉल्स है। जैसे कि अगर मैं बात करूं नो बी इज एफ, तो मुझे नो जो है वो बी और एफ में पूछा गया, तो मुझे बी और एफ में एक डायरेक्ट क्रॉस का रिलेशन चाहिए। तो देखो दिखाई दे रहा है, किसके थ्रू दिखाई दिया, सी के थ्रू, क्योंकि सी एफ नहीं है तो बी भी सी का पार्ट है, तो बी भी एफ नहीं है। तो ये कंक्लूजन क्या हो गया, डेफिनेट ट्रू। इसी के अलावा एक और कंक्लूजन, जल्दी से आंसर दीजिए, नो एफ इज सी। हरी अप गाइस, जल्दी से बताइए, नो एफ इज सी, कि कोई भी पोर्शन एफ का सी नहीं है। हरी अप बताइए ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। शीतांशु जी का फिर से अलग से जल्दी, सबसे पहले आंसर आया, क्या आंसर आया, इन्होंने कहा है ट्रू। बाकी देखते हैं क्या कहते हैं। अब देखिए वही बात है, आपको नो किस किस में पूछा गया, F4C में, F4C में पूछा गया। तो मैंने क्या कहा, जब भी आपको नो से रिलेटेड कोई भी कंक्लूजन हो और वो जिन दो पैरामीटर्स में गिवन हो, उन दो पैरामीटर्स में क्या दिखना चाहिए, एक नेगेटिव रिलेशन, एक डायरेक्ट क्रॉस का रिलेशन। तो देखो F4C में नेगेटिव या डायरेक्ट क्रॉस का रिलेशन दिख रहा है। अदरवाइज आप इसे ड्रॉ भी कर सकते हैं। देखो मैंने इस चीज की डिमांड की है, तो अगर ये चीज मुझे विजिबल होगी श्योरिटी में तो ही ट्रू है। तो देखो F4C में नेगेटिव या डायरेक्ट क्रॉस का रिलेशन दिखना चाहिए जी, देखो बिल्कुल दिख रहा है। तो ये कंक्लूजन क्या हो गया आपका, ट्रू कंक्लूजन, क्योंकि श्योरिटी का मतलब होता है विजिबिलिटी। चीजें वही सही हैं यहां पर जो आपको विजिबल हो रही हैं, डेफिनेट रूप से आपको गिवन है। ठीक है, जल्दी से बता दीजिए, जितना भी मैंने अभी तक करवाया है हर एक पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं, जल्दी से बताइए। जितने भी हमने अभी तक केसेस डिस्कस किए हैं आपको क्लियर होते जा रहे हैं। बस आपको करने का तरीका पता होना चाहिए और उन बातों का ध्यान रखना है जो जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। मेन कंसेप्ट को टारगेट करके चलिए, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर है, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। हम श्योरिटी पे ज़्यादा टारगेट करेंगे, क्योंकि अगर श्योरिटी क्लियर होगी तो ही आप पॉसिबिलिटीज क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। पॉसिबिलिटी भी तभी सॉल्व कर पाएंगे। चलिए जी, तो अगले स्टेप पे मूव करते हैं। तो बताइएगा फिर, ठीक है, बताइएगा आंसर क्या होगा। अगर आपके सामने कंक्लूजन गिवन है नो ए इज डी, जल्दी से बताइए हरी अप। अगर आपके सामने कंक्लूजन गिवन है नो ए इज डी, कि कोई भी ए डी नहीं है, बताइए ये कंक्लूजन सही है या गलत है, ट्रू और फॉल्स। हरी अप जल्दी से बताइए, ये कंक्लूजन डेफिनेट ट्रू है या डेफिनेट फॉल्स है। बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो शीतांशु, फातिमा, हरी अप। और बताइए, अब देखिए मैंने नो किस में पूछा, ए और डी में, कि कोई भी ए डी नहीं है। अब कई क्या सोचेंगे जी, ए और डी में तो डायरेक्ट रिलेशन ही नहीं है कोई भी। देखो ए ये रहा, डी ये रहा, क्या इसमें कोई रिलेशन है जी, बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा, तो ये ट्रू ही होगा। अब कई क्या ऐसे सोचेंगे जी ये ट्रू ही होगा। अब खुद सोचिए, आप अगर बोलेंगे ट्रू ही होगा, होगा मतलब एज्यूम कर लिया, बट एजम्पशन किसका काम है, पॉसिबिलिटी का, श्योरिटी का नहीं है टास्क, ठीक है। तो अगर कोई भी ए डी नहीं है, दैट मीन्स आपको ए और डी के बीच में क्या दिखना चाहिए था, एक नेगेटिव या डायरेक्ट क्रॉस का रिलेशन। हालांकि मुझे ए और डी में कोई रिलेशन गिवन ही नहीं है, क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव, क्योंकि मैं ए और डी के अभी रिलेशन को लेके डाउट में हूं, ठीक है। रिलेशन को क्या है, डाउट में हूं, इसलिए ए और डी में कोई भी रिलेशन अवेलेबल नहीं है, डाउटफुल केस है। तो ये कंक्लूजन क्या हो गया, एज अ फॉल्स कंक्लूजन। रीजन, जब भी मुझे नो पूछा जाएगा, जिन दो चीजों में पूछा जाएगा, उन दो चीजों में आपको नेगेटिव क्रॉस का रिलेशन या डायरेक्ट क्रॉस का रिलेशन अवेलेबल होना चाहिए था, ठीक है। बिल्कुल सिंपल वे में पढ़ेंगे, घबराना मत। चलो एक और करते हैं, एक और कंक्लूजन। तो बताइए ध्यान से आंसर, नो ए इज एफ। हरी अप, नो ए इज एफ, बताइए ट्रू है या फॉल्स है। नो ए इज एफ, ट्रू और फॉल्स। बिल्कुल बिल्कुल फातिमा जी, आप टेंशन मत लीजिए, अभी हम सिर्फ चीजें डिस्कस कर रहे हैं। कल हम पॉसिबिलिटी का केस लेंगे, फिर उसके बाद जो है कंबाइन क्वेश्चंस लेके आएंगे। जैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे वही सेम पैटर्न से ही रिलेटेड आपको कंटेंट डिलीवर करूंगा, ठीक है। आप रिलैक्स रहिए रीजनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी सब्जेक्ट्स की आप ले सकते हैं टेंशन, रीजनिंग की टेंशन बिल्कुल भी मतलब लेना,
क्योंकि वही क्वेश्चन आपको यहाँ पर या वही कंटेंट यहाँ डिलीवर करूंगा जो एग्जाम में एज इट इज पूछा जाएगा आपको। ठीक है, ओके ओके, मिल जाएंगे अंजिता जी, मिल जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन एज इट इज ही पूछे जाएंगे, यही मेन क्वेश्चन बनते हैं। जब आपके सामने मैं इससे भी अगले सेशन में जब क्वेश्चंस का सेट लेके आऊंगा ना, उससे आपको और ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा, एक क्लियरिटी हो जाएगी कि हाँ हम ऐसे ऐसी बातों का ध्यान रखना होगा। क्लियर, गारंटी मेरी है इसी पैटर्न, जो पैटर्न मैं आपको यहाँ पर करवाने वाला हूँ क्वेश्चन से रिलेटेड, वही पैटर्न आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा आप मतलब लायबल भी नहीं होंगे ये बोलने के कि हमें तो ये चीज करवाई नहीं है, सब कुछ करवाया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो नो ए इज एफ, तो मैंने नो किस में पूछा, ए और एफ में। तो ए और एफ में क्या गिवन होना चाहिए, एक नेगेटिव या डायरेक्ट क्रॉस का रिलेशन। तो देखो नो ए इज एफ, क्या डायरेक्ट क्रॉस का रिलेशन है? जी बिल्कुल नहीं है। तो ये कंक्लूजन क्या हो गया आपका, फॉल्स। फातिमा जी ये फॉल्स कंक्लूजन है, मैंने कहा था, ड्रॉ करके देख सकते हो, नो ए इज एफ। ठीक है, आपको इस तरह से विजिबल होना चाहिए, जैसे नो बी इज एफ गिवन हुआ, जैसे नो एफ इज सी गिवन हुआ, वैसे ही नो ए इज एफ। ए और एफ में डायरेक्ट नेगेटिव क्रॉस या डायरेक्ट क्रॉस का रिलेशन गिवन होता तो ही ये पूछा जाता। वो लास्ट में होगा शीतांशु जी, वो तो मैंने बोला था। एक बार हम सारे टॉपिक वाइज खत्म कर लें, सिर्फ 2-3 टॉपिक्स ही रह गए हमारे, फिर उसके बाद मिक्स क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, सिटिंग आ गया, कोडिंग डिकोडिंग, सिलॉजिज्म, ऑर्डर एंड रैंकिंग, वो मिक्स लेवल का रहेगा, घबराओ मत। ठीक है, क्योंकि ज्यादा कॉन्फिडेंस लेवल जो है उसी से ही बढ़ेगा। ओके, घबराओ मत, सब कुछ सारा का सारा कंटेंट मिलेगा। हाँ जी, क्लियर हो गया फातिमा कि नो ए इज एफ, आपको ए और एफ में डायरेक्ट क्रॉस का रिलेशन अवेलेबल होना चाहिए था, नहीं गिवन, इसलिए आपका ये कंक्लूजन क्या हो गया, एक फॉल्स कंक्लूजन हो गया। ठीक है, चलो अगला कंक्लूजन देखो, अगले कंक्लूजन पे बात करते हैं। अगर मैं आपको कहूं, अगर हल्का सा डाउट रह भी गया है फातिमा, ध्यान से देखना, इसे में कवर अप हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, सम ए आर नॉट एफ। हाँ जी, बताइए जल्दी से इसका आंसर, सम ए आर नॉट एफ, हरी अप। उसी पे आ रहे हैं फातिमा, मैं समझ गया था आपका मेन डाउट क्या है या आपने ट्रू क्यों बोला था। ठीक है, उसी को कवर अप करने के लिए मैंने ये एग्जांपल लिए। नेक्स्ट, हाँ जी, सम ए आर नॉट एफ, बताइए ये कंक्लूजन ट्रू है या फॉल्स है? शीतांशु कह रहे हैं जी ये कंक्लूजन तो ट्रू है। ठीक है, रेस्ट बताइए बाकी सब। हिंदी में एक बार कन्वर्ट करके देखिए अपनी या कंफर्टेबल लैंग्वेज में जो आपको पसंद हो, कि कुछ ए एफ नहीं है। ठीक है, सम ए आर नॉट एफ का मतलब कि कुछ ए जो है वो एफ नहीं है। देखते हैं ध्यान से। अब हमें पता है डायरेक्ट नेगेटिव रिलेशन कौन कौन बना रहे हैं, देखो सी और एफ का, सी का एफ के साथ डायरेक्ट क्रॉस या नेगेटिव रिलेशन बन रहा है। ठीक है, कि सी एफ नहीं है, अगर सी एफ नहीं है तो सी में जो भी पोर्शन होगा वो भी एफ नहीं है। तो सी में सारे कौन आ रहे थे, सारे के सारे बी। अगर सी एफ नहीं है फिर तो बी भी एफ नहीं है। यस और नो, हमने डिस्कस किया था, नो बी इज एफ, दैट इज ट्रू। जब कोई भी बी एफ है ही नहीं तो बी के अंदर जो भी पोर्शन आएगा वो भी एफ नहीं है। तो बी के अंदर कौन आ रहे हैं, कुछ ए आ रहे हैं, ध्यान से देखो। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहां पर पूरे के पूरे कंप्लीट ए को 2 सम में डिवाइड कर दिया। ठीक है, समझो ध्यान से कैसे, एक नंबर 1 और बी ये सेकंड पार्ट हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया और ये सेकंड पार्ट हो गया। अब जो ये फर्स्ट पार्ट है ए का, क्या एफ के साथ नेगेटिव रिलेशन बना रहा है? बिल्कुल भी नहीं बना रहा, विजिबल ही नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसे तो छोड़ो। अगर मैं ए के इस वाले पोर्शन की बात करूं, जो ये सेकंड वाला पोर्शन है, ये किसका पार्ट बन के बैठा है? ये कुछ ए जो है वो क्या बन के बैठे हैं, बी बन के बैठे हैं। अगर कुछ ए बी बन के बैठे हैं फिर सारे का सारा बी किसका पार्ट है, सी का पार्ट हुआ। ठीक है, ध्यान से देखिए, नायक जी गलत आंसर दे रहे हो आप। अगर कुछ ए बी बन के बैठे हैं तो सारे के सारे बी किसके पार्ट हुए, सी का पार्ट हुए। और कोई भी सी जो है वो एफ नहीं है। ध्यान से देखो, कोई भी सी एफ नहीं है। जब कोई भी सी एफ है ही नहीं तो सी के अंदर जो भी पोर्शन आएगा वो भी एफ नहीं है। तो अगर सी एफ नहीं है फिर तो बी भी एफ नहीं है। अगर बी ही एफ नहीं है तो बी के अंदर जो पोर्शन ए का आ रहा है वो भी क्या है, एफ नहीं है। तो बी के अंदर कौन आ रहे हैं, सम ए आ रहे हैं। तो सम ए आर नॉट एफ।
तो ये आपका डेफिनेट ट्रू कंक्लूजन हुआ। हाँ जी, समझ में आया? मतलब कि सम ए आर नॉट एफ के केस में आपको कुछ पोर्शन ए का ऐसा विजिबल हुआ जो एफ के साथ एक नेगेटिव रिलेशन बना रहा था। ठीक है जी, जी बिल्कुल फातिमा, ये ट्रू है। ठीक है, ये नेगेटिव रिलेशन बना रहा है सम ए आर नॉट एफ। मैंने इसी को पॉइंट को क्यों पकड़ा? क्योंकि नो ए इज एफ जो है वो एक फॉल्स कंक्लूजन था। क्यों? क्योंकि नो का मतलब होता है फुल्ली पोर्शन नेगेटिव रिलेशन बना रहा हो। हमें इस वाले ए का एफ के साथ कोई डाटा या लिंक नहीं गिवन था, तो ये इसकी एजम्पशन हो जाती। ठीक है, तो इसके बारे में हम डाउट में थे, बट इसके बारे में श्योर हैं। और ये कौन सा पोर्शन है? कुछ पोर्शन है ए का जो एफ के साथ नेगेटिव रिलेशन बना रहा है। हाँ जी, क्लियर हुआ? तो आंसर दीजिए अगर क्लियर है तो अगले कंक्लूजन का, सम डी आर नोट एफ। ठीक है, जल्दी से, सम डी आर नोट एफ, जल्दी से बताइए ट्रू और फॉल्स। सम डी आर नोट एफ, हरी अप। बहुत अच्छे शीतांशु जी। ठीक है, शीतांशु ने आंसर दिया, ये कंक्लूजन ट्रू है। बाकी बताइए कंक्लूजन ट्रू और फॉल्स। सम डी आर नोट एफ, हरी अप। इतना टाइम नहीं लेना, एग्जाम में इतना टाइम नहीं लगेगा गाइस। ठीक है, बहुत अच्छे नायक जी, मतलब अब क्लियर हो गया है ना। सम डी आर नोट एफ मतलब अपनी कंफर्टेबल लैंग्वेज में चलो एक बार कन्वर्ट करके देखते हैं कि कुछ डी एफ नहीं है, कुछ डी एफ नहीं है। अब हम डी की बात करते हैं। देखो सी अगर एफ नहीं है तो सी के अंदर जो भी चीजें आएंगी वो भी एफ के साथ नेगेटिव रिलेशन बनाएंगी। बार बार रिपीट कर रहा हूं उन्हीं बातों को। ठीक है, अगर सी ही एफ नहीं है तो सी में जो भी पोर्शन आएगा वो भी एफ नहीं है। तो सी में बी आ रहा था, बी एफ नहीं है। सी में कुछ पोर्शन ए का आ रहा था, वो भी एफ नहीं है। तो ध्यान दीजिए, सी में तो कुछ पोर्शन डी का भी आ रहा है। ये देखो, सी में कुछ पोर्शन किसका आ रहा है? डी का भी आ रहा है। ठीक है, तो अगर हम कुछ पोर्शन डी की बात करेंगे तो कुछ डी ऐसे हैं जो सी बन के बैठे हैं, और अगर सी एफ नहीं है तो जो पोर्शन डी का सी बन के बैठा हुआ वो भी एफ नहीं है। दैट मीन्स सम डी आर नॉट एफ। ये कंक्लूजन भी क्या हुआ आपका? डेफिनेट ट्रू। मतलब के सम डी आर नॉट एफ के केस में हमें कुछ पोर्शन डी का एफ ऐसा विजिबल हुआ जो एफ के साथ नेगेटिव रिलेशन बना के बैठा था। ठीक है, बिल्कुल सही है फातिमा जी। बस इसी तरह से करना है, ध्यान से समझ के चलो, सोचना बिल्कुल नहीं है। जो चीज ट्रू होती है ना श्योरिटी के केस में, वो आपको पक्का देखने पे ही विजिबल हो जाएगी। ठीक है, देखने पे ही विजिबल हो जाएगी। तो जल्दी से आंसर दीजिए एक और इसी से रिलेटेड कंक्लूजन का, सम ई आर नॉट एफ। हरी अप गाइस, सम ई आर नॉट एफ। तो बताइए ये कंक्लूजन डेफिनेट ट्रू है या फॉल्स है? जल्दी से बताइए, सम ई आर नॉट एफ, ट्रू और फॉल्स? सम ई आर नॉट एफ के कुछ ई एफ नहीं है। गलत दे रहे हो आंसर अंजिता जी आप। ठीक है, वो ट्रू कंक्लूजन है। सम ई आर नॉट एफ मतलब कुछ ई एफ नहीं है। कौन से? ये देखो, ये वाले ई, क्योंकि ये पोर्शन किस किस का है? ये सी डी ई तीनों का सब पार्ट है। अगर सी एफ नहीं है तो ये पोर्शन जो डी का था सम के केस में वो भी एफ नहीं है, और कुछ पोर्शन जो ई का सी बन के बैठे हैं वो भी एफ नहीं है। तो ये कंक्लूजन भी क्या हुआ आपका? डेफिनेट ट्रू। बहुत बढ़िया अंजिता जी, अब सही आंसर दिया। हाँ जी, ये तीनों केसेस क्लियर हो गए जो लास्ट में किए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही कंक्लूजन आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, चांसेस जो हैं इनके ज्यादा हैं आने के। बाकी सारे भी इंपॉर्टेंट है, बट इनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है एग्जाम में पूछे जाने की। चलिए जी, अब अगला और एक फाइनल केस लेके चलते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको जो मेजर प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला पैरामीटर है वो सम नोट ही है, तो इसके बारे में थोड़ी डिस्कशन करते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिए। अगर आपको मैंने गिवन किया सम ए आर नोट एफ, तो वो तो एक ट्रू कंक्लूजन था। अच्छा, अगर गिवन हो आपको सम एफ आर नोट ए, ठीक है, ध्यान से देखिए फिर से, अगर आपको गिवन हो सम एफ आर नोट ए, तो बताइए ट्रू होगा या फॉल्स होगा? सम एफ आर नोट ए, बताइए ये कंक्लूजन ट्रू है या फॉल्स? डेफिनेट ट्रू और डेफिनेट फॉल्स? हरी अप। सम एफ आर नोट ए, बताइए ट्रू और फॉल्स? सम एफ आर नोट ए वो क्या है? एक फॉल्स कंक्लूजन है। अब समझिए ध्यान से, जब हमने बात की थी सम ए आर नोट एफ की, सम ए आर नोट एफ जब हमने डिस्कस किया था, मतलब ए का कुछ पोर्शन ऐसा विजिबल हुआ
जो एफ के साथ नेगेटिव रिलेशन बना रहा था। देखो जब हम ए टू एफ तक अप्रोच कर रहे थे तो हमें ए का कुछ पार्ट ऐसा विजिबल हुआ जो एफ के साथ नेगेटिव रिलेशन बना रहा था, तो मतलब कि कुछ ए एफ नहीं है डायरेक्टली विजिबल हुए, यस और नो। बट इस बार कहां से कहां तक की बात हो रही है, एफ से लेके ए तक की बात हो रही है कि सम एफ आर नॉट ए, मतलब इस बार मैं एफ टू ए की बात कर रहा हूं। ये जो चीज थी पहले ए टू एफ की थी, अब हम मूव कर रहे हैं एफ टू ए, मतलब कि इस बार हमें एफ का ऐसा पोर्शन अवेलेबल होना चाहिए जो ए के साथ नेगेटिव रिलेशन बनाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया फातिमा जी, जो ए के साथ नेगेटिव रिलेशन बनाएगा हमें वो पोर्शन चाहिए एफ का। कौन सा है बताइए, वो विजिबल ही नहीं है। अब कई कहेंगे ये है तो सही, देखो ये एफ ए नहीं है, गलत, ये पोर्शन ए का ऐसा है जो एफ नहीं है। ये देखिए ध्यान से, ये ए का ऐसा पोर्शन है जो एफ के साथ नेगेटिव रिलेशन बना रहा है। एफ का ऐसा कौन सा पार्ट है जो ए के साथ नेगेटिव रिलेशन बना रहा है, तो वो विजिबल ही नहीं है। तो जिस चीज की विजिबिलिटी ही ना हो वो कंक्लूजन क्या होते हैं, हमेशा एज अ फॉल्स कंक्लूजन, क्योंकि एफ टू ए में कोई भी रिलेशन अवेलेबल नहीं है हमें। ठीक है, इसी के साथ का एक और कंक्लूजन देखिए, अगर पूछा जाए सम, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए, ध्यान दीजिएगा फिर से, अगर पूछा जाए सम एफ आर नोट डी, अब बताइए सम एफ आर नोट डी, बताइए कंक्लूजन सही है या गलत है, जल्दी से बताइए, मैं इस कंक्लूजन की डिमांड कर रहा हूं। ठीक है, सम एफ आर नोट डी, बताइए सही है या गलत है, हरी अप। सम एफ आर नोट डी, बताइए, कुछ एफ डी नहीं है, बहुत अच्छे, आंसर आ चुका है एज अ फॉल्स कंक्लूजन। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें कि सम डी आर नॉट एफ, मतलब कुछ डी एफ नहीं है, फिर तो हम उस चीज के बारे में श्योर हैं ये पोर्शन डी का एफ नहीं है, क्लियरली विजिबल हो रहा है। ठीक है, बट जब हम एफ टू डी तक अप्रोच करते हैं तो हमें वो पार्ट विजिबल नहीं हो पाता। तो सम डी आर नॉट एफ तो ट्रू है, बट सम एफ आर नॉट डी क्या है, एज अ फॉल्स कंक्लूजन, क्योंकि हमें उस पोर्शन की क्लियरिटी नहीं है। ठीक है, एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा, एज अ ट्रिक आप यूज कर सकते हो, अगर सम ए आर नोट एफ ट्रू है तो रिवर्स कर दो इनको, सम एफ आर नोट ए क्या हो गया, फॉल्स। तो सम नोट का केस रिवर्स केस में काफी हद तक केसेस में फॉल्स ही होता है, रिवर्स के केस में। ठीक है, जैसे सम ए आर नोट एफ ट्रू है तो सम एफ आर नोट ए क्या हो गया, फॉल्स कंक्लूजन। इसी तरह सम डी आर नोट एफ ट्रू हुआ तो सम एफ आर नोट डी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, काफी हद तक ऐसी सिचुएशन में जो रिवर्स में हम सम नोट करेंगे वो हमेशा क्या होता है, एज अ फॉल्स कंक्लूजन होता है। ठीक है, तो एक हिंट दिया है सम नोट के ऊपर मैंने होल्ड बनाने का, समझ में आगे, बताओ केसेस। ठीक है, बस यही केसेस हैं, इन्हीं से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अभी हमने जो डिस्कस किया है पार्ट वो सिर्फ श्योरिटी का किया है। ठीक है, श्योरिटी सभी को क्लियर हो गई, जल्दी से बताइए श्योरिटी क्लियर है गाइस, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है इसमें। कैसा लगा आज का सेशन बता दीजिए, अगर जेन्युइनली आपको सही लगा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा सेशन को। ठीक है, लाइक जरूर कर दीजिएगा सेशन को अगर आपको लगता है कि जेन्युइनली कि हाँ चीजें काफी हद तक हमें क्लियर हुई हैं। ठीक है, हाँ अपोजिट होगा ऐसे बोल सकते हो फातिमा जी। ठीक है, एक से लेके दूसरे पैरामीटर में अगर चीज ट्रू है सम नोट के केस में तो रिवर्स में वो फॉल्स हो जाती है, मैक्सिमम केसेस में यही होगा। बट ये वाला पॉइंट ध्यान में रखिएगा, जब हम क्वेश्चंस लेके आएंगे तो उसमें ये पॉइंट मैं इंप्लीमेंट करवाऊंगा ताकि चीजें और भी ज्यादा क्लियर हो, क्योंकि हमारा जो टास्क होगा पूरे के पूरे सिलोजिज्म में अगर मैं बात करूं वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होगा, सम नोट के ऊपर हम ज्यादा टारगेट करेंगे, क्योंकि जब तक एग्जाम नहीं हो जाता ना सिर्फ यही एक पैरामीटर है जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, बस इसी को हमें कवर अप करना है, मेजर फोकस इसी के ऊपर होगा, बाकी चीजें तो इजीली समझ में आएंगी। ठीक है, टाइमिंग कल की सेम ही रहेगी। ठीक है, कल हमारी फिर से क्लास होगी 4:30, फिर से हमारी क्लास जो है वो 4:30 PM है कल के लिए। ठीक है, क्योंकि यस्टरडे हमारी क्लास नहीं लगी है तो आज भी है और कल भी है। ठीक है, तो कल वाली क्लास आज लग रही है और कल तो होगी 4:30 PM पे, और हम इसमें डिस्कस करेंगे पॉसिबिलिटी का केस। हाँ जी, इसमें पॉसिबिलिटी समझेंगे, बहुतों को दिक्कत आती है पॉसिबिलिटी में, सिंपल वे में समझाऊंगा इसे मैं आपको।
ठीक है, बहुत ही सिंपल वे में समझाऊंगा। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी का केस हम डिस्कस करेंगे कल। आज श्योरिटी का किया, फिर पॉसिबिलिटी करेंगे, फिर उससे अगले सेशन में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे मिक्स लेवल वाले, जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं एज इट इज। ठीक है, तो आपकी ऐसी कंपेटेबिलिटी होनी चाहिए क्वेश्चन को समझने की जैसी चीजें एग्जाम में आती हैं। तो 1 बाय 1 चीजों को डिस्कस कर रहे हैं। पहले श्योरिटी सीखा, फिर पॉसिबिलिटी, फिर दोनों के कंबाइन कॉम्बिनेशन से ही आपको क्वेश्चन भी समझ में आ जाएंगे। ठीक है, अगर चीजें इंडिपेंडेंटली क्लियर होंगी। चलिए, तो आज के दिन के लिए फिर इतना ही। मिलेंगे जल्दी ही अगली क्लास के अंदर नए सेशन के साथ, काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन के साथ। कल वाला सेशन स्किप मत करना, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें समझने को मिलेंगी, ऐसी भी चीज़ें सीखने को मिलेंगी जो मे भी आपको अब तक ना पता हो। ठीक है, तो बाकी फ्रेंड्स को भी लाइए जो जो प्रेपरेशन कर रहे हैं, या जिन्होंने IBPS नहीं भी फिल किया तो एक बार उनको भी लाइए। मतलब उनको एक बार आइडिया होना चाहिए कि किस तरह से हमें प्रेपरेशन करनी है। ठीक है, तो जल्दी ही मिलेंगे कल फिर से एक इसी तरह इंटरेस्टिंग सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।